नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ताजा तरीन खबरों के साथ। बुदनी के ग्राम खंडावड़ में कल रात कुंवर सिंह पिता राम सिंह बरेला की हत्या कर दी गई। बुदनी पुलिस को जानकारी मिली कि वरिष्ठ अधिकारियों को संज्ञान में देते हुए बुदनी पुलिस ने हत्या के आरोपी को 2 घंटे में ही गिरफ्तार कर लिया है। हत्या का कारण प्रेम प्रसंग होना बताया गया है। मृतक कुंवर सिंह के ग्राम की ही महिला से प्रेम प्रसंग था, जो महिला के जवान बेटे को पसंद नहीं था। इसी सिलसिले में कल रात 10 बजे के लगभग आरोपी सुनील ने अपनी मां को मृतक कुंवर सिंह के साथ देखा, जिसमें सुनील ने मसाला पीसने वाला मुसल मृतक कुंवर सिंह के सिर पर दे मारा, जिससे कुंवर सिंह की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। सर, ये कल मर्डर का क्या मामला आया है? कल रात को पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि खांडावड़ गांव में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। सूचना मिलते ही जब हम लोग तुरंत पुलिस को रवाना किया गया मौके पे पाया गया कि कुंवर सिंह है, जिसकी उम्र 50 साल है, उसको किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसका मर्डर कर दिया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए तुरंत पुलिस अधीक्षक महोदय एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय को सूचित किया गया और टीम गठित की गई। विवेचना में पाया गया कि जो मृतक है उसका किसी गांव की महिला से प्रेम प्रसंग था, तो उसी के बालक ने उन दोनों को साथ में पाया हुआ, तो इसी कारण उसकी हत्या की गई। और इस पूरे घटनाक्रम का पुलिस ने 2 घंटे से भी कम समय में खुलासा किया एवं आरोपी एवं हत्या में प्रयुक्त जो हथियार था उसको जब्त कर लिया गया। आरोपी पुलिस हिरासत में उसको न्यायालय में पेश किया गया। गढ़वारा नगर में कमलनाथ लाओ प्रदेश बचाओ परिवर्तन पदयात्रा का हुआ आगमन। मध्य प्रदेश कांग्रेस सरकार समाज कल्याण प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अनुराग भार्गव के नेतृत्व में निकाली है पदयात्रा। हाथों में कांग्रेस का झंडा लेकर फिर एक बार कमलनाथ सरकार के नारे लगाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता परिवर्तन पदयात्रा में चल रहे हैं। बरमान घाट में तेंदुखेड़ा विधायक संजय शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा का किया शुभारंभ। नर्मदापुरम संसदीय क्षेत्र में भ्रमण करते हुए परिवर्तन पदयात्रा का 22 अप्रैल को विधानसभा सिवनी मालवा में होगा समापन। मध्य प्रदेश कांग्रेस समाज मुख्यमंत्री कमलनाथ सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धियों की जानकारी देते हुए पुनः कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाए जाने के संकल्प के साथ कांग्रेस को मजबूती प्रदान करने के लिए उक्त यात्रा निकाली गई है। हम तो हमें कोई समर्थन दे अथवा ना दे, हम तो वो लोग हमारे पैर में छाले भी पड़ रहे हैं। हम तो कमलनाथ जी के नाम से निकल पड़े हैं। ये लोग हमारे विभिन्न जिलों से आए हैं, छिंदवाड़ा से, रीवा से, उज्जैन से, सतना से, सिवनी से, डिंडोरी से। हम लोग तो कमलनाथ जी के सिपाही हैं और कमलनाथ जी के लिए हमें किसी भी प्रकार का समर्थन की आवश्यकता नहीं है। तो कमलनाथ जी के लिए हमें यदि जान भी देनी पड़ेगी तो हम वो भी अपनी देंगे और कमलनाथ जी के लिए हम निकलेंगे। और ऐसे जो कमलनाथ जी के प्रति निष्ठावान साथी बैठे हैं तो वो हमें समर्थन दे भी रहे हैं। तेंदुखेड़ा में देखिए आप संजय शर्मा जी रहे और काफ़ी लोग आए। गाडरपारा में देखिए आपके बीच में अपने डमोले जी बैठे हैं। अनुराग भार्गव जी और आप और आपके कुछ साथी यहाँ उपस्थित हैं, वहाँ की कांग्रेस कहाँ पर? देखिए, जहाँ तक यात्रा में कांग्रेस और उनके पदाधिकारियों को शामिल होने की बात है तो लगभग हमारे सभी प्रकोष्ठ और सभी विंग्स यहाँ पर कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, यात्रा में शामिल हुए हैं। और जहाँ से यात्रा शुरू हुई है वहाँ से लेकर गाडरवारा तक, चाहे जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी हों, सेवा दल हो, महिला कांग्रेस हो, युवा कांग्रेस हो, NSUI हो, सभी की इसमें उपस्थिति रही है। क्या उद्देश्य है इस यात्रा का? यात्रा का उद्देश्य माननीय कमलनाथ जी की 15 महीने के जो कार्यकाल था उसमें जो जनहितैषी योजनाएं थी उन योजनाओं को जनता के पास तक ले जाना है, उनसे रूबरू कराना है। और जनता से अपील है कि 2023 में पुनः माननीय कमलनाथ जी को अपना आशीर्वाद दें और इस प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई पर काबू करने में आप अपना सहयोग प्रदान करें। आपको क्या लगता है इस क्षेत्र में कांग्रेस कहीं ना कहीं गुटबाजी से परेशान है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गुटबाजी आप किसे कहते हैं? गुटबाजी आप ये बताइए। क्या होता है हर पार्टी में, हम तो सौभाग्यशाली नहीं कि हमारी पार्टी में इतने नेता हैं कि लोग कह सकते हैं कि आप इस ग्रुप के हैं, आप उस ग्रुप के हैं। क्या होता है, ग्रुप होना कोई बुराई नहीं है। अगर कभी हम किसी नेता से नाराज़ होते हैं तो हम कम से कम पार्टी नहीं छोड़ेंगे, जाकर हम दूसरे नेता से संपर्क या उससे मदद तो मांग सकते हैं। ये कोई गुटबाजी नहीं होती है, सब अपना अपना मानना होता है। इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो कि गुटबाजी है, कुछ भी है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं। हम सब एक हैं और सब साथ मिलकर काम कर रहे हैं और माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम फिर सरकार बनाएंगे। कमलनाथ जी की सरकार में जो 15 महीने में जो जनहितैषी कार्य हुए थे उन कार्यों को आम जनता के बीच बताने के लिए यात्रा निकाली जा रही है। क्या उद्देश्य है?
इस यात्रा का उद्देश्य यही है कि हम जो माननीय कमलनाथ जी के काम थे उसको जनता के बीच में बखूबी रख रहे हैं और जनता से अपील कर रहे हैं कि पुनः 2023 में माननीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाकर प्रदेश में आम जनता की सरकार को स्थापित करें। स्थानीय कांग्रेस मौजूद नहीं है कार्यक्रम में? नहीं, सभी लोग मौजूद हैं और सूचना सभी हमारे स्थानीय नेताओं को थी। अब वो जो भी हो अपने व्यक्तिगत कारणों से उपस्थित नहीं हो पाए हो या जो भी हो, पर सूचना हमारे व्यक्तिगत सभी नेताओं को थी यहाँ पे। ऐसे एकजुट नहीं है कांग्रेस, तो ऐसे कैसे चुनाव निकाला जाएगा? देखिए, कांग्रेस तो एकजुट। सवाल यह है कि इतनी बड़ी आपकी यात्रा निकल रही है और कांग्रेस पूरी मौजूद नहीं है, जिम्मेदार कांग्रेस मौजूद है ना, बराबर मौजूद है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी में सारे यूथ कांग्रेस के, NSUI के सभी कार्यकर्ता थे, सेवा दल के कार्यकर्ता थे, हमारे सारे ब्रिक्स के कार्यकर्ता थे। वर्तमान विधायक कांग्रेस की हैं, वो नहीं आई यहाँ पे कार्यक्रम में पेश? देखिए, अब वो जो भी हो, व्यक्तिगत वजह से वो ना आई हो या जहाँ ब्लॉक अध्यक्ष है, अब वो इस विषय में तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ, पर सूचना हमने सभी लोगों को दी थी इस कार्यक्रम के विषय में। मध्य प्रदेश के चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए जाने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि एमपी के युवाओं के लिए सरकार के एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। 22,000 शिक्षकों को सरकार ने नियुक्ति पत्र सौंपा है। इस साल 1 साल से अधिक पदों पर भर्ती करने का लक्ष्य रखा गया है। जो पिछली सरकार ने गलत किया था, उसको भाजपा की सरकार ने उसको सुधारा है। इसलिए पहले साल 70% और दूसरे साल 100% सैलरी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जो 15 महीने के दुरावस्था का जो दौरा था, जो दिग्विजय सिंह के इशारों में सरकार चलती थी, जिसमें सिर्फ सपने दिखाए जाते हैं, छल किया जाता है, उसको भाजपा की सरकार ने सुधार किया है। उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस की अब जमीन नहीं बची है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक कदम मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए 22,461 शिक्षकों की नवीन नियुक्ति के जो आदेश आज जारी किए हैं, जिसके अंतर्गत 11,885 स्कूल शिक्षा विभाग में और शेष 10,576 शिक्षक जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत नियुक्त किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती है वो करती है और 1 लाख पदों पर नौजवानों को, युवाओं को अवसर देने का जो संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने में एक प्रभावी कदम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जो किया है, और आज हमारे लिए गर्व और गौरव का विषय है कि भारत के नहीं, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज इस कार्यक्रम में वर्चुअली उनका संदेश उन सभी शिक्षकों को जो आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश की प्रशंसा करते हुए कहा कि एमपी ने बड़ी छलांग लगाई है। मध्य प्रदेश में युवाओं को सरकारी नौकरी देने का अभियान तेज गति से चल रहा है। 22,400 से ज़्यादा युवाओं के शिक्षक की पद पर भर्ती आज हुई है। आज अनेक युवाओं को नियुक्ति पत्र मिले हैं। कुल नई भर्तियों में से आधे शिक्षक आदिवासी इलाकों से भर्ती हुए। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संदेश में जो कहा, और खुशी है कि मध्य प्रदेश सरकार ने इस साल 1 लाख से अधिक सरकारी पदों पर भर्ती करने का जो लक्ष्य रखा है, साल के अंत तक 60,000 से ज़्यादा शिक्षकों की नियुक्ति का भी लक्ष्य है। इसी प्रयास में मध्य प्रदेश ने नेशनल अचीवमेंट सर्वे में एमपी ने बड़ी छलांग लगाई है। एमपी का स्थान जो 17वें नंबर पर था, आज देश के अंदर 5वें नंबर पर पहुंचा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत हृदय से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की ओर से उनका हम धन्यवाद करते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारी सरकार को, पूरे नेतृत्व को इस बात के लिए मैं बधाई देता हूं कि जिस प्रकार से नेशनल अचीवमेंट्स सर्वे में मध्य प्रदेश 17 से 5वें स्थान पर पहुंचा, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार
हमारी बधाई की पात्र है। आज ऐतिहासिक कदम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उठाया है। एक बात और मैं आज इस अवसर पर कहना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो 15 महीने का दुरावस्था का जो दौर था, चलो चलो के रास्ते पर चलने वाली सरकार थी, इसी प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो मिस्टर बंटा ढार, दिग्विजय सिंह के इशारे पर चलने वाली सरकार थी, वो युवाओं को उन्होंने कहा था पिछली सरकार ने जो गलत किया था उसका सुधार करते हुए कि जो टीचरों के पहले जो नियुक्ति के मामले में 70% पहले साल और फिर बाद में वो 4 फेजेस के अंदर उन्हें 100% सैलरी तक ले जाने का जो एक दिखा करके लोगों को इस प्रकार से बात करके कि हम आपको ये दे रहे हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पिछली सरकार ने गलत किया था, लोगों के साथ छल जैसी भावना के साथ जो काम किया था, उसको सुधार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने, कि पहले साल 70% सैलरी और दूसरे साल 100% सैलरी दी जाने का जो ऐतिहासिक निर्णय भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है, मैं उन सभी शिक्षकों को बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री जी का मैं अभिनंदन करते हैं। और जिस प्रकार से तरसा कर सैलरी देने का जो प्रयास मिस्टर कमलनाथ, जो दुरावस्था के दौर की सरकार थी, जो मिस्टर बंटा ढार के इशारे पर चलती थी, आज एक ऐतिहासिक कदम उन शिक्षकों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उठाया है। इसलिए आज इस दिशा में मध्य प्रदेश के अंदर स्कूल शिक्षा विभाग का बजट, इस अमृत काल का जो बजट है स्कूली शिक्षा विभाग का, 2003 में जब श्रीमान बंटा ढार, दिग्विजय सिंह की सरकार थी, उस समय 2003 में स्कूल शिक्षा विभाग का बजट मात्र 1860 करोड़ था। आज बढ़कर 31,600 करोड़ रुपए जो हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का विजन अपने स्कूली शिक्षा विभाग के लिए। सीएम राइज स्कूल पूरे मध्य प्रदेश के अंदर प्रत्येक ब्लॉक में नए शिक्षा के नए तीर्थ के रूप में विकसित करने का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हिंदी माध्यम, अंग्रेजी माध्यम, दोनों माध्यमों के अंदर अगर कोई जो कॉन्वेंट में जिस प्रकार से फीस और अलग अलग प्रकार से चीज़ों के कारण जो गरीब छात्र है, गरीब परिवार का अगर बेटा और बेटी है, तो उसे भी कॉन्वेंट से अच्छी शिक्षा और सुविधा मिल सके, ये सीएम राइज स्कूल आज इस दिशा में कदम बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक 370 से अधिक सर्व सुविधा संपन्न स्कूल प्रारंभ हुए हैं और इस साल 150 से अधिक और स्कूल अभी प्रारंभ होंगे। से भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे बढ़ने का काम कर रही है। हमारी सरकार इस दिशा में जो कदम उठा रही है, एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर जो ड्रॉप आउट था, कि पिछले 5 वर्षों में प्राथमिक स्कूलों में जो ड्रॉप आउट की दर 15% थी, आज घट करके 1.35% रह गई है। दूसरी ओर माध्यमिक स्कूलों में जो ड्रॉप आउट था वो 24.7% था, आज ये घटकर 6.36 पर आ गया है। हमारा प्रयास है ये 0 तक हम पहुँचें और मुझे लगता है कि सरकार इस दिशा में लगातार आगे कदम बढ़ाने का प्रयास कर रही है। हमारे एजुकेशन में चाहे इंजीनियरिंग की पढ़ाई होगी, मेडिकल की पढ़ाई होगी, भारत के राजनीतिक इतिहास में देश के अंदर पहला राज्य मध्य प्रदेश बना। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को पुनः बधाई देता हूं कि हिंदी माध्यम में हिंदी माध्यम में पढ़ाई, मेडिकल और इंजीनियरिंग की इस मध्य प्रदेश के अंदर पहला राज्य बना है। इसके लिए भी मध्य प्रदेश की सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं। लगातार आगे बढ़ रही है और इस दिशा में मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश फुलफिल आगामी कुछ समय तक लगातार हमारे विस्तारक, हमारे कार्यकर्ता इस बूथ विस्तारक अभियान पार्ट 2 जो देश के अंदर जिसको बूथ सशक्तिकरण का अभियान कहा है, यह अभियान हमने पहले ही शुरू किया था। मध्य प्रदेश के इस अभियान के आधार पर ही जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर इसमें जो गति मिली, मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत का परिणाम है कि आज इस अभियान की पूर्णता की ओर हम सब लोग बढ़ रहे हैं। मैं हमारे पूरे प्रदेश के नेतृत्व का
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश, जिला, मंडल, शक्ति केंद्र और बूथ की टीम के नेटवर्क और जो विस्तारक कार्यकर्ता इस काम में जुटे हैं, अथक मेहनत लगा करके काम कर रहे हैं परिश्रम के साथ। मैं सबको बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। क्या होता है जब जमीन नहीं होती ना, तो आप कुछ भी उगाओ, जहां कुछ नहीं है वहां कोई भी फसल उगाने की बात करो, तो जब जमीन ही नहीं बची है तो चाहे कमलनाथ जी आए, चाहे दिग्विजय सिंह आए, चाहे अरुण आए, चाहे कोई आए, जब जमीन नहीं बची तो कौन मुख्यमंत्री बनेगा? कहने में क्या जाता है, मुझे कहने में क्या जाता है, कह दो आप किसी को भी। कांग्रेस आज इस प्रदेश के अंदर अपनी जमीन खो चुकी है। अरे मैं पूछना चाहता हूं, इस मध्य प्रदेश के अंदर मिस्टर बंटा ढार फिर झूठ बोल करके और झूठ की राजनीति करने के लिए और दुरावस्था के दौर को पुनः लाने के लिए मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से आज जाने का प्रयास कर रहे हैं, ये बचा है कांग्रेस के पास। जिनको जो अपने मुंह से ये कह चुके इस मध्य प्रदेश के अंदर, ये मैं नहीं कह रहा हूं, श्रीमान बंटा ढार दुरावस्था के दौर के मुख्यमंत्री रहे। दिग्विजय सिंह ने कहा था कि मैं जनता के बीच जाता हूं तो वोट कांग्रेस के कट जाते हैं। अब यह बचा है कांग्रेस के पास केवल। आज ऐतिहासिक कदम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उठाया है। एक बात और मैं आज इस अवसर पर कहना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो 15 महीने का दुरावस्था का जो दौर था, चलो चलो के रास्ते पर चलने वाली सरकार थी, इसी प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो मिस्टर बंटा ढार, दिग्विजय सिंह के इशारे पर चलने वाली सरकार थी, वो युवाओं को उन्होंने कहा था पिछली सरकार ने जो गलत किया था उसका सुधार करते हुए कि जो टीचरों के पहले जो नियुक्ति के मामले में 70% पहले साल और फिर बाद में वो 4 फेजेस के अंदर उन्हें 100% सैलरी तक ले जाने का जो एक दिखा करके लोगों को इस प्रकार से बात करके कि हम आपको ये दे रहे हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पिछली सरकार ने गलत किया था, लोगों के साथ छल जैसी भावना के साथ जो काम किया था, उसको सुधार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने, कि पहले साल 70% सैलरी और दूसरे साल 100% सैलरी दी जाने का जो ऐतिहासिक निर्णय भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है, मैं उन सभी शिक्षकों को बधाई देता हूं। मैं वही कह रहा हूं, देखिए क्या होता है कि जब कुछ नहीं बचा होता है, अब कुछ कहावतें ऐसी हैं कि जिनके अर्थ थोड़े खराब हैं, अच्छे नहीं होते, वो मेरे जैसा कार्यकर्ता उन शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि जब कुछ नहीं बचा होता है तो कुछ ही बोल सकते हो आप, किसी पर भी आरोप लगाओ, किसी पर भी झूठ बोलो, किसी पर भी कुछ भी करो। कम से कम चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री रहे, मिस्टर बंटा ढार रहे, तो आप इतना तो छापेंगे ही, तो आप लोग भी छाप देते हैं, आप लोग भी दिखा देते हैं, तो भ्रम फैल जाता है। तो इसलिए ऐसे लोगों का काम ही ये है। मैं बड़े गंभीरता के साथ कहना चाहता हूँ, झूठ और छल कपट की राजनीति को चाहे मिस्टर बंटा ढार थे, दिग्विजय सिंह, या मिस्टर कमलनाथ जो चलो चलो की बेला में चले गए, इनके पास कुछ नहीं बचा है। केवल यही करेंगे, दिन भर झूठ बोलेंगे, और झूठ बोल करके भ्रम कैसे फैलाया जा सकता है, जो ये मध्य प्रदेश की जनता ने, ये मैंने आपको बताया। एमपी छतरपुर के कांग्रेस विधायक आलोक चतुर्वेदी पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज। नोएडा में हुआ धोखाधड़ी का मुकदमा। कम दामों में बिल्डिंग मटेरियल देने का आलोक चतुर्वेदी ने किया था वादा। एफआईआर में 50 लाख रुपए की ठगी का लगा आरोप। 50 लाख एडवांस लेने के बाद भी नहीं की मटेरियल की सप्लाई। इस पूरे मामले पर छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी ने दी अपनी सफाई। मैंने कहा, बताया आप लोगों को भी कि लगता है कि चुनाव आ गया है, विरोधियों ने अपने हथकंडे शुरू कर दिए हैं। मुझे तो जानकारी भी नहीं थी कि कोई मेरे खिलाफ मामला है, और आप लोग भी भली भांति से अच्छे तरह से मुझसे परिचित हैं कि जिस तरह की एफआईआर हुई है, इस तरह के विवादों से मैं बहुत दूर, कोसों दूर रहता हूं। और मैं एक कार्यक्रम में था, मुझे वहां जानकारी लगी कि मेरे खिलाफ नोएडा में कोई एफआईआर हुई है। मैंने देखा, समझा, उसमें ये बताया गया है कि कोई लेन देन का मामला है। मैं उस व्यक्ति को न परिचित हूँ, न जानता हूँ जिस व्यक्ति ने ये एफआईआर की है। ये
कंपनी का मामला है, मेरी किसी फर्म का मामला है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि अब विरोधियों ने वो हथकंडे भी शुरू कर दिए हैं। भाई मुझसे लड़े ना, पारिवारिक व्यापार या पारिवारिक बच्चों से इस तरह के जो उसमें सदस्य हैं उनको लपेटने या उनको घसीटने से क्या मिलेगा? अब ये तो समय पर पता चलेगा। अभी अभी हाल की घटना है कि विरोधी कौन है पता लगाएंगे, लेकिन जो भी इस षड्यंत्र के पीछे होगा मैं छोड़ूंगा नहीं। बिल्कुल उनके खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराऊंगा, छोड़ूंगा नहीं उनको। जैसा कि आपने कहा कि चुनाव आ गए, तो इससे सिद्ध होता है कि राजनीतिक षड्यंत्र निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 दिन स्वास्थ्य शिविर रहा। 2 दिन स्वास्थ्य शिविर में 20,000 लोग रहे हैं। लोगों के क्या तकलीफ़ें हैं, क्या उनको परेशानियां हैं, ये सब उसी के परिणाम हैं। और आगे आने वाले समय में आपको भी पता चलेगा, मुझे भी जानकारी लगेगी कि आखिर पीछे षड्यंत्र के पीछे है कौन। राजनीतिक विरोधी आपके स्वास्थ्य शिविर से घबराए हुए हैं? अब स्वास्थ्य शिविर से घबराए हुए हैं या कि हमसे घबराए हुए हैं ये तो नहीं कह सकता हूँ। हालांकि उनका कहना है कि ये सब राजनीतिक प्रपंच है, तो उसमें आपका क्या कहना है? विरोधियों का कहना राजनीतिक प्रपंच है, तो बिल्कुल वो सही कह रहे हैं कि राजनीतिक प्रपंच ही है। ये स्वास्थ्य शिविर की बात कर रहे हैं? हैं? स्वास्थ्य शिविर स्वास्थ्य शिविर के बारे में ये राजेश भाई आप अच्छे से जानते हो कि उनके नज़रिए जो होंगे वो जाने। मैं सेवा कार्य करता हूँ, सेवा कार्य करता रहूँगा, उसमें पीछे रुकूंगा नहीं। और जो बनेगा अपने क्षेत्र के परिवारजनों के लिए वो निरंतर रूप से मैं करता रहूँगा। 25 लाख रुपए के लेन देन और चरित्र शंका के चलते एक शख्स ने अपनी ही दोस्त और सहयोगी कर्मचारी को लकड़ी काटने वाली आरी मशीन के कटकार से मौत के घाट उतार दिया। यह सनसनीखेज वारदात जबलपुर के संजीवनी नगर थाना क्षेत्र में सामने आई है। इस वारदात को अंजाम देने के 8 दिन बाद आरोपी ने खुदकुशी कर ली, लेकिन उसका सहयोगी पुलिस के हत्थे चढ़ गया, जिससे इस नृशंस हत्या की गुत्थी सुलझा ली। दरअसल संजीवनी नगर थाना अंतर्गत जसूजा सिटी में रहने वाला अनुपम शर्मा 16 फरवरी से गायब था और परिजनों ने उनके सबसे करीबी सहयोगी टोनी वर्मा पर संदेह जाहिर किया। इसके साथ ही उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एसपी के मुताबिक अनुपम की टोनी वर्मा से करीब 25 लाख रुपए लेना था। ये लगभग 50 दिवस पूर्व की घटना है। 16 फरवरी का इंसिडेंट है जब इस वारदात को अंजाम दिया गया था। और तत्समय भी अनुपम शर्मा जी जो मिसिंग थे, जिनका गुम इंसान संजीवनी नगर थाने में कायम हुआ था। मूलतः ये जसूजा सिटी संजीवनी नगर के रहने वाले थे और उस समय से ही सारी जो परिस्थितियां थी वो काफ़ी संदिग्ध लग रही थी कि कहीं ना कहीं इनके साथ कोई घटनाक्रम ऐसा हुआ है। और लगातार हमारी टीमें इस मामले में सक्रिय थी। जब मैंने यहाँ पर इस जबलपुर में ज्वाइन किया और इस प्रकरण को देखा तो प्रथम दृष्टया मुझे लगा कि कहीं ना कहीं इसमें कोई गंभीर हादसा हुआ है, गंभीर घटना हुई है। और पूरी हमारी क्राइम की टीम, हमारे एडिशनल एसपी समर वर्मा, एडिशनल एसपी संजय और हमारी क्राइम की टीम ने लगातार इसमें फॉलो करके इस मामले को डिटेक्ट किया है। मैंने भी लगातार टीम के साथ बातचीत की और उसमें जो भी हमारे पास एविडेंस आते गए उस पर से ये मामला डिटेक्ट हुआ। निश्चित रूप से मामला पेचीदा था, क्योंकि जब इतनी पुरानी बॉडी हो जाती है और रिकवर नहीं होती है तो समस्या होती है। बट द गुड थिंग कि कम से कम बॉडी कल रिकवर हो गई। संजीवनी नगर के पास जो कचपुरा ब्रिज के पास जो नाला है वहाँ पर ही डेड बॉडी, रेलवे ट्रैक जाता है वहाँ पर ही डेड बॉडी बरामद हुई और नृशंस तरीके से इस बॉडी को शार्प ऑब्जेक्ट से कई टुकड़ों में काट के बोरी में बहा के नाले में फेंक दिया गया था। और इस वारदात को अंजाम उसके करीबी मित्र टोनी के द्वारा अंजाम दिया गया था। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और दोनों के दोनों प्रॉपर्टी के और MCX के शेयर मार्केटिंग का काम करते थे। टोनी को कुछ पैसा इनसे वापस लेना था, टोनी को पैसा देना था अनुराग को, और अनुराग वगैरह इसको तकाजे कर रहा था कि पैसे वगैरह दे दीजिए। और हमारे रिकॉर्ड के अनुसार लगभग 10 से 12 लाख का ट्रांजैक्शन मिला है। उनके पेरेंट्स का कहना है कि लगभग 25 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन से शेष था जो टोनी को देना था। और कहीं ना कहीं इसमें करेक्टर को लेके भी उंगलियां उठी हैं, चरित्र पे भी संदेह किया गया है और उसकी परिणति इस जघन्य हत्या के रूप में हुई है। क्योंकि कहीं ना कहीं इस मामले में टोनी को आशंका थी
कि कहीं ना कहीं मैं मामले में पकड़ लिया जाऊंगा, तो उसने आत्महत्या भी कर ली है। 25 को उसने सुसाइड कमिट किया है। और उसके बाद एकमात्र और इसका सहयोगी था राम प्रकाश पुनिया, उसको फिर हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, कुछ डेड बॉडी जहाँ पर फेंकी गई थी वहाँ की सीसीटीवी फुटेज जहाँ से मूवमेंट हुआ था, और कुछ मैसेजिंग को लेके हम लोगों ने इसको ट्रेस किया और फाइनली डेड बॉडी उसी की निशानदेही पे बरामद की है। और इस मैं वही कह रहा हूँ कि आपको पुलिस के इन्वेस्टिगेशन की तारीफ करनी चाहिए इस तरह से कि जो व्यक्ति जिसने मूल रूप से हत्या के लिए जिम्मेदार है, उसने कहीं ना कहीं इस आशंका में कि मैं पकड़ा जाऊंगा खुद आत्महत्या कर ली। तो मामला कितना पेचीदा हो गया जब मुख्य सूत्रधार गायब हो गया, तो लिंक करना कितना कठिन होता है हमारी पुलिस के लिए। तो इट्स अ बिग चैलेंज फॉर द पुलिस एंड वी हैव डन दैट जॉब। अभी कैसे खुलासा? मैं एग्जैक्टली वही तो कह रहा हूँ कि इसमें जब वो मैसेजिंग की बात आई, वहाँ से मैसेज वगैरह किए गए, तो उस चीज़ को हमने ट्रेस किया कि मोबाइल कहाँ पर चला है वो, तो उसके आधार पर बात की गई। सीसीटीवी फुटेज देखे गए, इसका स्कूटर जिससे अनुराग गया हुआ था वो हमने मौके पर स्टेशन के पास रख के पाया गया, तो वहाँ के भी सीसीटीवी फुटेज दिए गए कौन व्यक्ति गया था, उसका कपड़े वगैरह पहन के उसको कपड़े वगैरह डिस्ट्रॉय किए गए, और उसका हुलिया राम प्रकाश पुनिया से मिल रहा था। तो उस हुलिया के आधार पर मैंने देखा इसके घर में टोनी के संपर्क में कौन व्यक्ति हो सकता है, वो उसका किराएदार बन के रह रहा था। फिर उसने बहुत सारी चीज़ें हमको बताई। राम प्रकाश से पहले भी इंट्रोगेशन किया गया, लेकिन इतना आसान नहीं था क्योंकि वो डायरेक्ट उसमें इन्वॉल्व नहीं था, उसका सहयोगी के रूप में मौजूद था। मैं वही कह रहा हूँ ना कि जो व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं रहा, वो अब मिसगाइड करने की स्थिति में भी नहीं रहा। पहले लिखा ना, पहले कह तो रहा हूँ कि उसने इस चीज़ को क्लब किया कि मैं धार्मिक स्थल जा रहा हूँ, मौन व्रत धारण कर लिया है, ये गाइड किया कि अब मैं लौट के आने वाला नहीं हूँ। पूरा मामला बहुत पेचीदा था और उसमें अच्छे से डिटेक्शन करके हम लोगों ने इस मामले को। हाँ, राम प्रकाश। देखिए सीसीटीवी बेसिकली आपको बता दूं, 16 तारीख को जब ये घटना घटी, इसमें लैप्सिस कहाँ हुए जो डिटेक्शन की बात कर रहे हैं। परिवार वालों ने किसी ने रिपोर्ट नहीं की घटना। फर्स्ट टाइम इट वाज रिपोर्टेड ऑन 23rd, 23 और 24 को रिपोर्ट हुई, तब जाके उसमें 6-7 दिन तो वैसे ही लैप्सिस हो गए थे। और जैसे ही उसमें नाम चीज़ें आई तो उसमें नाम आया कि टोनी सस्पेक्ट हो सकता है, और टोनी को कहीं ना कहीं भनक लग गई कि यार ये ऐसा नहीं पुलिस हमको पूछताछ के लिए ले जाए, और इससे पहले ले जाती तो उसने आत्महत्या कर ली। तो हम जिस सूत्रधार तक पहुँचते वो एपिसोड खत्म हो गया पहले, तो वो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती चली गई। मतलब कहीं ना कहीं कोई बड़ी एक हिन्न रहती है मन में, तब जाके एग्जैक्टली तो क्या था रीजन? मैं वही तो कह रहा हूँ कि पैसा जो कहते हैं ना, आपको एक 3 बात है, जर जोरू और जमीन। तो कैरेक्टर को लेके भी बात भी थी और पैसों को लेके भी बात थी। कैरेक्टर में क्या है कैरेक्टर? अब देखिए इस मामले में हमारी कुछ सीमाएं हैं। हम किसी ऐसे व्यक्ति का, जो व्यक्ति अभी मौजूद है, उसके कैरेक्टर के बारे में हम कुछ भी डायरेक्टली कमेंट नहीं कर सकते। मैंने बताया कि ये टोनी को डाउट था उसके कैरेक्टर पे, टोनी को संदेह था। वो एक सीजर है जिसको सीजर अभी जब्त किया जाना है। राम प्रकाश ने अभी बताया है, उसका सीजर आज शाम तक हम लोग कर लेंगे। जी, दैट वी हैव टू लोकेट कि वो उसका इस्तेमाल करता था कि स्पेशली बुलाया नहीं होगा, वो तो चूंकि आरा मशीन में कहीं ना कहीं वो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, तो उसी का हिस्सा था। सर कितने शरीर के कितने हिस्से अभी भी मिसिंग? अब जो हिस्से मिसिंग वो भी आपस में कोशिश कर रहे हैं कि वो लोकेट हो जाए। काउंटिंग की बात की जाए, कितने टुकड़े किए, कितने रिकवर्ड है, कितने? बीच में थोड़ा सा पार्ट मिसिंग है, धड़ का बस, और बाकी पार्ट उसकी मिल गई और उसके परिजनों ने उसको आइडेंटिफाई भी कर लिया। बस ओनली 1 पार्ट इज मिसिंग। एक क्वेश्चन और आता है कि 2 महीने 50 दिन लगभग हो गए, बॉडी डिकम्पोज नहीं हुई। पॉलीथिन में लपेटी हुई थी ना, वो पॉलीथिन लपेटी नहीं हुई थी, लेकिन ये डिकम्पोज की ओर बढ़ रही थी। मतलब यदि हमारा फेलियर हो सकता था तो ये जानवर भी लेके चले जाते, इट्स पॉसिबल था, बॉडी डिटेक्ट होना मुश्किल हो जाता, और बॉडी डिटेक्ट नहीं होती तो मामला कॉम्प्लिकेट हो जाता। लेकिन हमारे पत्रकार साथियों ने जैसा कहा कि चीज़ें डिटेक्ट होनी थी, इसलिए डिटेक्ट हो गई, और इसलिए इसमें निग्लिजेंसी की वजह अच्छा काम हुआ, क्योंकि सारी महत्वपूर्ण चीज़ें खत्म हो चुकी थी इसमें।
इस बारे में आपसे पृथक से जानकारी लूंगा कि टोनी ने सुसाइड नोट कब लिखा, आपसे पूछ लूंगा पृथक से, तो उसके बारे में कोई सुसाइड नोट जब्त नहीं किया। उसने सुसाइड नोट दिया था, बट दैट वाज डिफरेंट थिंग। नहीं, उसमें उसने कोई ऐसी चीज नहीं लिखी थी, वो अपनी डिफेंसिव बात लिखी थी ना। उससे कंसर्न नहीं है, ब्लेम नहीं किया, किसी को ब्लेम नहीं किया था। इट इज नॉट कंसर्न एट ऑल। सिंपल नोट था ताकि वो अपने आप की मौत को जस्टिफाई कर सके कि भाई मैं चला गया। और कड़ी में जुड़ेंगे कि बस डायरेक्ट हो चुका है, डायरेक्ट हो चुका है कि कुछ और भी कड़ी आप? अभी तक हमारे इन्वेस्टिगेशन में केवल वेपन की बरामदगी शेष है। यदि आपको कोई और जानकारी मिल जाती है तो अगली कड़ी वो होगी। आरोपी वगैरह कुछ और अभी आपको लगा है कोई और? नहीं, कोई आरोपी नहीं है इसमें, 2 ही लोग थे जिन्होंने मारा है। छतरपुर जिले के चंदन नगर सर्किल क्षेत्र की ग्राम पंचायत शिवराजपुर चंदन नगर बस स्टैंड से जुड़ा है, जहां शिवराजपुर पंचायत के क्षेत्र में बने शासकीय आवास जीर्ण शीर्ण हो चुका है। उसे गिराकर ग्राम सभा के द्वारा प्रस्ताव पारित कर वहां दुकान बनाने का प्रस्ताव पंचायत से पारित किया गया। दुकान बनवाने के लिए पंचायत द्वारा बाकायदा बोली लगवाई गई थी। इतना ही नहीं, 23 लाख रुपए जमा हुए थे। शासकीय जमीन करोड़ों रुपए कीमत की थी। वैसे 30 वर्ष पुराने शासकीय भवन जमीन दोस्त कर पंचायत की आमदनी बढ़ाने के लिए ग्राम सभा में बैठकर दुकानें बनवाने का निर्णय किया था। दुकानों के निर्माण कार्य के लिए एस्टीमेट, नक्शा, डिजाइन आदि हो गया था। पंचायत चुनाव के आचार संहिता लागू होने के कारण कार्य रुक गया था। इसके बाद दबंग लोगों ने वर्चस्व के दम पर कब्जा कर लिया और निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। नरेंद्र कुशवाहा, कहाँ के निवासी? शिवराजपुर। ये जो हॉस्पिटल के सामने अवैध निर्माण चल रहा है, क्या कैसा मामला है? जमीन क्या शासकीय है और कौन निर्माण करता है? जी, ये लगभग 50-60 साल पुरानी कृषि विभाग की बिल्डिंग बनी थी, जिसको पंचायत द्वारा शासन से परमिशन लेकर तोड़वाया गया। उसके बाद पंचायत की दुकानों का निर्माण कार्य होना था, जिसका भूमि पूजन भी हो गया था और नीलामी के तहत पगड़ी भी जमा हो गई थी। उसके बाद कुछ लोगों ने कूटरचित तरीके से उस पर स्टे लाए, खुद की ज़मीन दिखाई, फिर तहसील में फिर स्टे आया। तहसील से स्टे आने के बाद कुछ चुनाव आ गया, चुनाव आने के बाद काम रुक गया। उसके बाद अब उसमें अब अवैध कब्जा होकर निर्माण कार्य हो रहा है। तो ये खसरा नंबर जो है शासन का आज भी दिखाई दे रहा, राजस्व में क्या है? हाँ, शासन का आज भी है और सब सरकारी ज़मीन है। निर्माण किसके द्वारा कराया जा रहा है? निर्माण वो चंद्र प्रकाश पाठक और राजेंद्र सिंह यादव के नाम से सुन रहे हैं कि वो लोग करा रहे हैं। सचिव जी, क्या नाम है आपको? मेरा नाम राधेलाल यादव है। कौन से पंचायत के सेक्रेटरी हैं? ग्राम पंचायत शिवराजपुर। ये आपकी पंचायत के अंतर्गत अवैध निर्माण चल रहा है दबंगों के द्वारा बस स्टैंड पर, ये क्या मामला है? मामला यहाँ ये है, कृषि विभाग की बिल्डिंग बनी थी जी, बहुत पुरानी, जीर्ण शीर्ण थी। तो उसने ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित किया कि यहाँ दुकानों का निर्माण कराया जाए। इस और बिल्डिंग क्षतिग्रस्त थी, इसको गिराया जाए। बिल्डिंग को गिराकर वहाँ दुकानें प्रस्तावित की गई थी। दुकानें प्रस्तावित होने के बाद यहाँ लेआउट भी हो गया था, काम चालू हो ही रहा था। किसके आदेश पे लेआउट हुआ था? लेआउट परिषद कार्य के तरीके में। अच्छा। तो आदेश होने के बाद स्टे आ गया जी, चंद्र प्रकाश पाठक ने स्टे लिया। स्टे लेने के बाद अर्जेंट हियरिंग में श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय के यहाँ आवेदन दिया ग्राम पंचायत द्वारा, उन्होंने स्टे पे कर दिया। वर्तमान में निर्माण कार्य जारी है। पंचायत की तरफ से कोई इस तरीके का अनुमति दी गई है उनके द्वारा? नहीं, कोई अनुमति नहीं दी गई है। पंचायत के द्वारा नोटिस दिया गया था और वरिष्ठ अधिकारी जो हमारे हैं, श्रीमान अनुभागीय अधिकारी महोदय राजस्व राजनगर, श्रीमान भोक्ता पदाधिकारी महोदय, जनपंचायत आदि, उन सब अधिकारियों के द्वारा कोई कार्रवाई की गई है? कोई आश्वासन दिया गया उधर? वो वहाँ मौके में आए थे और उन्होंने निरीक्षण किया और इसके बाद चले गए। बाकी उन्होंने जो हमने आवेदन पूरी फाइल दी उसको अवलोकन कर रहे हैं। बाकी क्या है, बाकी वरिष्ठ अधिकारी की जो हम लोग वो अपने लेवल की जो जानकारी है वो श्रीमान। जानकारी में ये भी आया है कि आपके द्वारा पैसा भी जमा करवाया गया था लोगों को दुकान पूर्व में दुकानों में। हाँ, प्रेस विज्ञप्ति मेरे द्वारा जारी की गई थी जी, और उसमें दुकानों की नीलामी भी हो चुकी थी। नीलामी का पैसा पंचायत खाते में जमा हो चुका था। इसके बाद लगातार स्टे हुआ, इसके बाद पंचायत चुनाव आ गया, फिर रेफर करवा दिया
अब जिस लोगों को, जिन लोगों को पैसा था, उन लोगों को परेशान किए थे। आपने जब दुकानों को गिराया था उधर पर जो मकान बने हुए थे, सरकारी बिल्डिंग बनी हुई थी, जब आपके द्वारा गिरवाया गया था तो आपने किसी से अनुमति ली थी उस समय? जी, मैं तो श्रीमान अनुभागीय अधिकारी राजस्थान नगर भी यहाँ लेकर गया था, नायब तहसीलदार जनपद तहसील जो हमारे। जैसे वर्तमान में बिल्डिंग बनी होती तो क्या दबंग उसको गिराकर कब्जा करते क्या आप? जैसे दुकानें बनी होती तो क्या वर्तमान में दबंगों जो कब्जा किया जा रहा है, अगर दुकानें बनी होती तो क्या कब्जा वो गिराकर मकानों को गिराकर कब्जा करते क्या? उसमें आप क्या कहेंगे इसमें? मकानों को गिरा के, मतलब दुकानों को गिरा के भी कब्जा करते। और भी जमीनों पे उनका बताते हैं कि वहाँ पर हमारा अधिकार है, वहाँ पर उनके गिराए नहीं गया जमीन, लेकिन सरकारी भूमि पर जाकर। मेरे हिसाब से जी जमीन के बारे में आज से बात, क्योंकि हमारी वहाँ बिल्डिंग में तो चला कर काम करते हैं जी। ग्राम पंचायत शिवराजपुर में जो शासकीय जमीन पर कुछ दबंग लोग अपना कब्जा कर रहे हैं और शासकीय जो वहाँ पे बिल्डिंग बनी थी उसमें अब दबंग लोग कुछ अपने निजी बिल्डिंग बना रहे हैं, उसका क्या मैटर है मैडम? वो पहले सर वो शिक्षिका विभाग था, बगल में ग्राम सेवक क्वार्टर था और जहाँ हम रहते थे वो शिक्षिका निवास था, उसमें हम रहते थे। 14 अगस्त 1984 से 22 मई 2022 तक मैंने वहाँ निवास किया है। मैं उसमें रहती थी, मैंने उसमें कुछ काम भी करवाए थे, मेरा सब कुछ सामान उसी में रखा था, मैं वहीं रहती थी। तो क्या भवन शासन द्वारा दिया गया था आपको? हाँ, शासन द्वारा मुझे दिया गया था। फिर उसमें कुछ लोग निजी अपना मकान कैसे बना रहे हैं? अब जी सर, मुझे तो सरपंच और सेक्रेटरी ने नोटिस दिया था, तहसीलदार मैडम भी आई थी, कह रही थी कि आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा यदि आप खाली नहीं करेंगी। क्यों नहीं आप करती खाली, आप अपने में रहिए। लेकिन मेरे स्कूल के पास था, मैं वहीं काम करती थी, वहीं रहती थी, बच्चे मेरे बाहर रहते थे, इसलिए मैं वहीं रहती थी। और सन 38 साल से मैं वहाँ पे हूँ, तो वहाँ मुझे अच्छा भी लगता था। सरकारी भवन था, किसी ने मुझे वहाँ से निकाला भी नहीं है कभी कि जाइए आप खाली कर दीजिए। जी, वो सरपंच ने और सेक्रेटरी थे तो उनने हमें लिख के दिया, और मैडम आई थी तो उनने मौखिक मुझसे कहा कि आप जल्दी से जल्दी 3 दिवस में खाली कर दीजिए। मुझे पंचायत से नोटिस भी दिया गया, मैंने 3 दिवस के लिए उनने कहा, लेकिन मैं 3 दिवस में पूरा सामान अपना नहीं उठा पाई और उनने इसके बाद गिरवा दी बिल्डिंग। आपका कुछ बिल्डिंग में सामान वगैरह भी रह गया? हाँ, मेरा सामान भी वहीं रह गया, ध्वस्त हो गया सब। ग्राम पंचायत लखेरी जनपद पंचायत राजनगर के सचिव महेश प्रसाद शुक्ला के द्वारा शौचालय निर्माण में गंभीर अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की शिकायत लेकर आज जन सुनवाई में पहुंचे ग्रामीणों ने नारेबाजी करते हुए पंचायत सचिव की ग्राम पंचायत लखेरी के सरपंच हरप्रसाद पटेल ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत बनाए गए शौचालयों में रोजगार सहायक महेश शुक्ला द्वारा भारी भ्रष्टाचार किया गया, जिसमें 588 हितग्राहियों को शौचालय निर्माण की राशि निकाल ली गई है, लेकिन धरातल पर एक भी शौचालय निर्माण नहीं हुआ। सरपंच ने बताया कि ग्राम रोजगार सहायक राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है, जिस वजह से शिकायत करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। ग्रामीणों ने कहा कि यदि 1 सप्ताह के अंदर रोजगार सहायक को नहीं हटाया गया, रोजगार सहायक को हटाया जाए, भ्रष्टाचारी बंद करो, भ्रष्टाचारी बंद करो। प्रदेश के जिला पंचायत अध्यक्षों और उपाध्यक्षों का एक प्रतिनिधि मंडल जिला पंचायत अध्यक्ष संघ के अध्यक्ष और सागर जिला पंचायत अध्यक्ष हीरा सिंह राजपूत के नेतृत्व में पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया और अपर मुख्य सचिव मनीष श्रीवास्तव से मुलाकात कर अपनी 11 सूत्रीय मांगों को अपने समक्ष रखा। जिला पंचायत अध्यक्ष हीरा सिंह राजपूत ने बताया कि मांगों पर सहमति जताते हुए पंचायत मंत्री ने कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो भी मांगे हैं उनमें वित्त विभाग व सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित मांगे एक अनुमोदन पत्र के साथ मुख्यमंत्री को भेज दी गई हैं। उन्होंने बताया कि 19 जनवरी को भी मध्य प्रदेश के सभी जिला पंचायत अध्यक्षों ने एक होकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की और सीएम हाउस के एक मांग पर विस्तार से चर्चा कर सीएम ने जिला पंचायत अध्यक्षों से कहा कि जिला पंचायत अध्यक्षों की मांगे जायज हैं, जिसे जल्द पूरा किया जाएगा। देखिए, हम सभी मध्य प्रदेश के जिला पंचायत अध्यक्ष एक होकर 19 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री से हमारी मुलाकात हुई थी और सीएम हाउस में हुई थी और आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमको लगातार 50 मिनट
सुना था। हमारे साथ में सभी लोग थे, अधिकारी भी थे, और एक एक मांग के संबंध में हमने विस्तार से उनसे चर्चा की और उन्होंने सहमति जताई कि आपकी मांग जायज़ है, मैं इसे पूरा करूँगा। पर किन्हीं कारणों से उस समय हमारे पंचायत मंत्री और विभाग के अधिकारी नहीं थे उस मीटिंग में। वो अचानक मीटिंग ले ली थी उनने, तो थोड़ा विलम्ब हो गया। फिर हमारी मुख्यमंत्री से 2-3 बार चर्चा हुई और कल हमारी चर्चा जो है सभी जिला पंचायत अध्यक्ष, अपर मुख्य सचिव आदरणीय मलय श्रीवास्तव जी और हमारे प्रदेश के लोकप्रिय पंचायत मंत्री आदरणीय भाई महेंद्र सिंह सिसोदिया थे। उन्होंने हम सबको सुनाया और उन्होंने वो सारी मांगें मानी हैं। चूँकि कुछ मांगें उसमें जीएडी से संबंधित थी, सामान्य प्रशासन से, कुछ फाइनेंस से संबंधित थी, तो उन्हें बढ़िया नोट बना के सीएम साहब को दिया है। सीएम साहब से हमारी मुलाकात आज होना थी, पर सीएम साहब बहुत व्यस्त थे। उन्होंने हमसे कहा कि हमारी आपसे चर्चा हो चुकी है, अब विभाग के अधिकारियों द्वारा जो नोट दिया जाए हम उसे पूरा करेंगे और हमारी लगभग सभी मांगे जायज़ मांगे माननीय मुख्यमंत्री मानेंगे, ऐसी हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है। देखिए, कई मांगे थी। पहली मांग थी हमारी कि भाई हमारे लिए राज्य मंत्री का जो दर्जा दिया है उसका विधिवत प्रोटोकॉल पालन हो, उसमें गनमैन मिलना चाहिए, बंगला मिलना चाहिए, जो सुविधाएं राज्य मंत्री को मिलती है, और मुख्यमंत्री जी ने वो बिल्कुल जायज़ पाया, उन्होंने कहा हमें कर देंगे आपका। एक हमारी मांग थी कि भाई 26 जनवरी या 15 अगस्त को जो ध्वजारोहण होता है, हमारे मंत्री कितने होते हैं 30-32, शेष जगह जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा झंडा फहराया जाए, उनने वो भी मांग ली। सही है, हमारी मातृशक्ति है, कोई शेड्यूल ट्राइब। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबर के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।